हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर को कंप्लीट किया। बेसिक से लेकर हम लोगों ने एडवांस तक की पढ़ाई की, अजीब अजीब न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तरह तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने निपटाया, कई सारे कूल फैक्ट को हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ग्रेविटेशन चैप्टर देखना है तो आप जाकर साइंस 1 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 10 चैप्टर अपलोड किए हैं, बट मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ ड्यू टू सम क्वालिटी इश्यूज। ठीक है, तो स्क्रीन क्लियर नहीं थी उसमें, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे उन वीडियोस से, तो इसीलिए मैं री अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैंने सबके अपने अपने विचार देखे, कैसा लगा उनको वीडियो, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें न्यूमेरिकल वगैरह बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। और आप लोग तो जानते ही है हम लोगों का जो वीडियो रहता है वो कितना शॉर्ट रहता है, कितना जल्दी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक से। एज यू नो, तो सबसे पहले एटम क्या होता है? एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कई सारे जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं, फिजिशियन है, वो बोलते हैं कि हमारी बॉडी एटम से बनी है। जो लोग बायोलॉजिस्ट हैं उन लोग बोलते हैं हमारी बॉडी सेल से बनी है। जो लोग रिलीजन वाले वो बोलते हैं हमारी बॉडी मिट्टी से बनी है। सबके अपने अपने विचार हैं। खैर, हमारी बॉडी सेल से भी बनी है, एटम से भी बनी है, मिट्टी से भी बनी है, जिसपे आप भरोसा करें। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सबसे छोटा एटम। एटम में होता है न्यूक्लियस। एटम कुछ ऐसा दिखता है। एटम कुछ ऐसा दिखता है। इसमें होता है एक न्यूक्लियस, जिसमें 3 चीजें होती है। प्रोटॉन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, और इसके आजू बाजू ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कई सारे। सबसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी सब में 8 18 ऐसा रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अच्छे से याद रखिए, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और जो एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज है। ठीक है, और अगर हम लोग न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इनको मिला के बोल दे तो इनको हम लोग मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ बेसिक देख रहे हैं अभी आखिर होता क्या है ये सब। तो एटम में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 3 चीजें होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव। वरना आप लोगों को शायद पता नहीं होगा न्यूक्लियस कैसा होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग सोचते हैं न्यूट्रल होता है, बट नहीं, ये पॉजिटिव होता है। तो एटम समझ गए। अब अगर 1 से 2 एटम मिलते हैं तो हमें मिलता है मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 or more atom makes molecule। 2 या 2 से ज्यादा एटम जब मिल जाते हैं तो हमें मिल जाता है एक मॉलिक्यूल। और जब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो हमें मिल जाता है मैटर। ठीक है, 2 or more molecule, 2 or more molecule combine to form matter। ठीक है, मैटर बनाने के लिए 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। अब जब कई सारे मैटर, कई सारे मॉलिक्यूल, एटम साथ में आ जाते हैं, मॉलिक्यूल और एटम जब साथ में आ जाते हैं तो हमें मिल जाता है एक एलिमेंट। इस एलिमेंट के बारे में हम लोग डीप स्टडी करने वाले 2nd चैप्टर में, दैट इज दिस वन। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, कई सारे एटम मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं एलिमेंट, और कई सारे एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर बनाते हैं कंपाउंड। समझ गए? कंपाउंड मतलब इसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे। एलिमेंट कई सारे मॉलिक्यूल एटम से बनता है। मैटर कैसे बनता है? मॉलिक्यूल एटम से बनता है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? कई सारे एटम से बनता है। तो ये कुछ जनरल नॉलेज थी जो आपको मालूम रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग, आई होप आप लोगों को एटम में न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब समझ गया होगा, और मॉलिक्यूल, मैटर ये सब समझ गया होगा। बेसिक चीज है, जीके के लिए मैंने बता दिया। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एलिमेंट से, क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के बारे में। चलिए, तो मैंने बोला आपको कि हम लोग पढ़ने वाले एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स आखिर होते क्या है मैंने आपको बता दिया। 2 एटम और मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स 3 टाइप के होता है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड। मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो स्टूडेंट्स ने लिखा था 119 टाइप के। 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ये मत बोलना रेड्यूस्ड है, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में इसका बहुत जरूरी काम रहेगा। 11th में आपको पढ़ना है, 12th में आपको पढ़ना है, तो ये बेसिक मालूम रहना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी वही रेड्यूस किया जो काम का है, चला के। ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, लूजेस इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करता है? गेन्स इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग वगैरह करता है, और इसके ऊपर दोनों प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ।
ठीक है। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है और मेटलॉइड ज्यादातर स्टेबल होते हैं। खैर छोड़ो, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटलॉइड के पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की। अभी डीप में हम लोग इनको पढ़ेंगे, तो इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे एटम वगैरह में देखे तो हम लोग, ठीक है, यही सब हमें जानना है इस चैप्टर में। तो इसीलिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं जा रहे। जैसे मेटल को मारे तो टन की आवाज आती है अपना टीवी भी मत फोड़ देना कि चलो देखते हैं टन की आवाज आती है नहीं आती है, वरना फोड़ के बोलोगे ये मेटल नहीं था। चलिए, तो हुआ क्या, 1800 में सिर्फ 30 एलिमेंट हम लोगों को पाए गए थे। हम लोगों ने 30 एलिमेंट को ढूंढा था। उसके पहले पब्लिक कुछ भी सोचा करती थी, रिलीजियस सोचा करती थी, उससे हमें मतलब नहीं है। 1800 में 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। और फिर जैसे जैसे ये ज्यादा डिस्कवर होने लगे, वैसे वैसे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आने लगी कि चलो हम लोग इसको क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई कर देते हैं मतलब एक अच्छी तरीके से सीरीज में हम लोग रख देते हैं। जैसे आपके पास 2 बुक है, 3 बुक है, 4 बुक है, 5 बुक है। ऐसा टाइम आया जब आप बहुत हाई लेवल की स्टडी कर रहे हो और अब आपके पास 20 बुक है, तो आप 20 बुक को ऐसे तो रखोगे नहीं, आप चाहोगे उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मेरी ये बुक मैं हमेशा पढ़ता हूँ, इसको ऊपर रख देता हूँ ताकि हमेशा मिल जाए, ये बुक मैं कम यूज करता हूँ, नीचे रख देता हूँ, है ना। तो इस बेसिस पर आप उन्हें क्लासीफाई करोगे। तो जब एलिमेंट बढ़ने लगे, लोगों के अंदर जिज्ञासा आई कि हमें इन्हें क्लासीफाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, 3, 8, 5, इनको आप क्लासीफाई करें। ठीक है, क्लासीफाई करें और क्लासीफाई करके कमेंट में लिखे कि आपने कैसे क्लासीफाई किया। पॉज करो, जल्दी पॉज करो। चलो, क्लासीफाई कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब हर एक की सोच बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा क्लासीफाई किया होगा, छोटे से बड़ा 3, 5, 8, कुछ लोग बड़े से छोटा 8, 5, 3, और कुछ दिख रहा है क्या, एक और दिख रहा है। ऐसा भी हम लोग इसको रख सकते हैं। बताओ कैसे, पहले और आखिरी नंबर को जोड़े तो बीच वाला नंबर मिल रहा है, 3 + 5 8, है ना। तो कम लोग के मन में आया होगा ये, बट ये सबके मन में आया होगा। तो आप लोग ऐसे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो वैसे एलिमेंट जब ज्यादा डिस्कवर हुए तो इनकी प्रॉपर्टीज देख देख के लोग इन्हें क्लासीफाई करने लगे। और कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, किसने किसने क्लासीफाई किया। क्लासीफाई तो बहुत सारे लोगों ने किया, मेरे जैसे लोग भी दौड़े होंगे क्लासीफाई करने, बट कर नहीं सके। तो हम लोग अब उन्हीं को देखते हैं कि किसने किसने क्लासीफाई किया। उससे पहले आप लोगों को कैन यू रिकॉल करके क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप के होते हैं, मैटर 3 टाइप के होते हैं। अच्छे से समझ लीजिए इन लोगों को, ताकि जीके आपका अच्छा रहे। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये होते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ये तो बताया मैंने आपको। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम। डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, हाँ ये जानना आपको जरूरी है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड ये ना, हाँ। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में आपको डिफरेंस क्या होता है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट पे जो भी एलिमेंट बना रहता है वो सेम एटम से बना रहता है। ठीक है, सेम एटम से बना हुआ रहता है, और इसमें डिफरेंट एटम से वो बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एटम से बना है, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे, और इसको सेम एटम से बना हुआ तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और हर एक साइंटिस्ट जिन्होंने भी क्लासीफाई किया उनके मेथड के बारे में भी जानते हैं, उनकी बायोग्राफी भी थोड़ी थोड़ी देखते हैं, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्ति आए डोबे रीनर, जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने अपना एक मेथड दिया जिसको इन्होंने बोला ट्रायड्स। ट्रायड्स मेथड आखिर था क्या, इन्होंने बोला कि अगर हम लोग किसी 3 एलिमेंट को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, ठीक है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उन 3 एलिमेंट को अगर हम लोग साथ में रखें, जैसे उन्होंने उठाया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को। लिथियम का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 6.9, पोटेशियम का होता है 39.1। तो उन्होंने बोला कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो अगर मैं इनको साथ में रखूं तो इन आखिरी दोनों एलिमेंट का, पहले और तीसरे एलिमेंट का जो मीन होगा वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के सेम होगा। ठीक है, इन्होंने किस प्रॉपर्टी को उठाया, इन्होंने उठाया एटॉमिक मास प्रॉपर्टी को, और साथ ही में केमिकल प्रॉपर्टीज को उठाया, है ना। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज इन्होंने देखी, जैसे 3 एलिमेंट्स है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, आजा 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 आजा, तीनों को यहाँ पे रख लिया, तीनों को रख लिया। और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जब हम लोग इनको ट्रायड्स मतलब 3, उसमें हम लोग रखते हैं,
तो इसमें होता क्या है, पहले और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक मास का जब मीन निकालोगे तो वो बीच वाले एलिमेंट के सेम होगा। बोलोगे मीन क्या है? मीन मतलब एवरेज। जैसे आपने पहले मैच में स्कोर किया 10 रन, दूसरे मैच में स्कोर किया 10 रन, तीसरे मैच में कर दिया 20 रन, मीन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 10 + 10 + 20 डिवाइड बाय 3। 3 क्यों? क्योंकि 3 मैच है, 2 मैच होता तो 2 से, 1 मैच होता तो 1 से, तो 10 10 20 20 40 डिवाइड बाय 3 आपका मीन आ जाएगा 13.333। ठीक है, मतलब आप 13 रन हर मैच में स्कोर किए लगभग, ऐसा आप मीन निकालते हैं। तो इसका मीन कैसे निकालोगे? इसने बोला पहले और आखिरी एलिमेंट का, तो 6.9 + 39.1 डिवाइड बाय 2। 2 क्यों? क्योंकि 2 है, करोगे तो आएगा 46 डिवाइड बाय 2, वैल्यू आ गई 23। ये लगा तुक्का लग गया यहाँ पे डोबेरिनर का, है ना। डोबेरिनर ने ऐसा बोला और इनका मस्त तुक्का लग गया और कई सारे एलिमेंट्स अरेंज भी हो गए। लगभग इनका 3 से 4 बॉक्स एकदम सही जा रहा था। ठीक है, एकदम सही जा रहा था, लगभग प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। जैसे यहाँ पे आप लोगों को सेकंड वाले में दिया है कैल्शियम, स्ट्रेंडियम और बेरियम का। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि बेरियम का एटॉमिक मास निकला है 137.3। ठीक है, और इन्होंने सॉरी स्ट्रोंटियम की बात हो रही है ना। ठीक है, तो इनका एटॉमिक मास एक्चुअल होता है 87.6 और इनके एक्सपेरिमेंट से निकला है 88.7, मतलब लगभग सेम निकला है। ठीक है, बट भी फिर भी एकदम क्लियर नहीं है। 88.7 होता है, 87.6 इन्होंने अपने मेथड से निकाला है। ठीक है, तो आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे धक्का खाने लगी और काम नहीं कर रही थी, तो जबरदस्ती क्या अरेंज करना, साइंटिस्ट लोग आ गए अब धीरे से, ओ डोबेरिनर काम नहीं कर रहा है, निकल जाए इधर से तो डोबेरिनर को भगा दिया उन्होंने और बोला तुम्हारा मेथड नहीं काम किया। ठीक है, अच्छे से याद रखना, ट्रायड्स लिया था इसने, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के एलिमेंट को अरेंज किया था। उसके बाद द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज सिमिलर टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट, ऐसा आपको लिखना है। मिडल एलिमेंट भी आप लिख सकते हो। दूसरे बंदे आए न्यूलैंड्स ऑक्टेव। इन्होंने क्या मेथड उठाया? इन्होंने मेथड उठाया सारेगामापा। म्यूजिकल नोट्स में लिखूंगा क्योंकि डोरे ऐसा होता है हम लोगों का, इंडिया में तो सारेगामापा होता है बट उधर हम लोगों का डोरे मी फा ऐसा होता है। ठीक है, तो आखिर इन्होंने किया क्या, एलिमेंट्स को उठाया और म्यूजिकल नोट्स में उन्हें लगाया। ठीक है, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एलिमेंट्स म्यूजिकल नोट्स में लगे हुए। तो ऐसा लगाने की वजह से हुआ क्या? ऐसा लगाने की वजह से ये हुआ कि जो प्रॉपर्टीज थी 8 एलिमेंट की, ठीक है, द प्रॉपर्टी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट के सेम रहती थी। अब बोलोगे कैसे? अच्छा, अगर ऐसा था तो म्यूजिकल नोट्स में क्यों रखा? देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, आखिरी में सा, पहले भी सा, तो सा और सा सेम है। वैसे ही इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी पहली और आखिरी एलिमेंट की सेम रहा करती थी, इसीलिए इन्होंने म्यूजिकल नोट्स में उन्हें रखा। बट फिर प्रॉब्लम क्या आने लगी? इनकी क्या प्रॉब्लम आई थी? ज्यादा टाइम तक काम नहीं किया था। ठीक है, तो इनकी क्या प्रॉब्लम आई? इनमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि एक ही बॉक्स में ये कई सारे एलिमेंट रख देते थे। ठीक है, मेनी एलिमेंट्स। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कोबाल्ट और निकल था उसमें भी इनकी प्रॉब्लम आ गई। किन प्रॉपर्टीज को इन्होंने कंसीडर किया था वो मैंने नहीं बताया। इन्होंने भी एटॉमिक मास को कंसीडर किया था, एटॉमिक मास को कंसीडर किया, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ली, केमिकल प्रॉपर्टीज ली और फिर ऐसे उन्हें अरेंज किया। ठीक है, तो बॉक्सेस तो कई सारे थे, कई सारे बॉक्स खाली रहते थे, बट फिर भी ये क्या करते थे, चोरी कर लेते थे। इसको उठा के इधर रख दिया, उसको उठा के उधर रख दिया। ठीक है, मतलब बॉक्स खाली है फिर भी उसको उधर रख दिया। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अगर उस बॉक्स में उसको रख देंगे तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेगी, तो इसीलिए उसमें रखा करते थे। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने अपना एक ऑक्टेव बनाया था, उसको अच्छे से अरेंज भी किया था। बट जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे प्रॉब्लम आने लगी हैलोजेंस वगैरह में। कोबाल्ट निकल की को जो हम लोगों का फेरस था, ठीक है, उसकी सिमिलरिटी किससे थी? कोबाल्ट और निकल से। बट उसको रखा किधर इन्होंने? ऑक्सीजन और सल्फर के साथ उसको रख दिया। ठीक है, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसकी वजह से इनकी ये प्रॉब्लम आने लगी। तो आप लोग याद रखें, इनकी कोनी में प्रॉब्लम आई थी। कोनी मतलब फेरस को कोनी में रखना चाहिए था, बट इन्होंने किसके साथ रख दिया? सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रख दिया। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम क्या है? एक ही बॉक्स में कई सारे एलिमेंट्स को ये रखने लगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर होने लगे, उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव काम नहीं किया, उसमें कोई रख नहीं पाया। ठीक है, तो इनको भी भगा दिया गया। उसके बाद तीसरे बंदे आए मेंडलीव। और न्यूलैंड के साथ क्या हुआ था, इनके घुटनों की सर्जरी थी और उस सर्जरी में ही इनकी डेथ हो गई थी। मेंडलीव जब आए, मेंडलीव ने पहली बार बनाया एक पीरियोडिक टेबल। क्या बनाया इन्होंने? पीरियोडिक टेबल।
पीरियोडिक टेबल में इन्होंने बोला जो हॉरिजॉन्टल रोज है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम बोलेंगे पीरियड्स, ठीक है, और जो वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है, तो अपना इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया और इन्होंने बोला जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज मतलब ऐसा, ये वर्टिकल कॉलम मतलब ऐसा, तो इन्होंने बोला ये ग्रुप है और ये पीरियड्स है, ठीक है। इसमें उन्होंने एलिमेंट्स को रखा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कंसीडर की, कई सारी, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके साथ एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास के ही बेसिस पर मेनली अरेंज किया था, ठीक है, मतलब जैसे एक एलिमेंट का एटॉमिक मास 10 है तो अगले वाले का 12 है, तो पहले 10 फिर 12, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया था और लगभग कामयाब भी हो ही गए थे। बट एक छोटी सी गलती की थी, जैसे आपने बहुत बड़ा महल बनाया बट नीचे से आपने एक ईंट निकाल दी, वो छोटी सी गलती इन्होंने की थी और उस छोटी सी गलती को देखेंगे अभी, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम को इन्होंने बोला ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रोज को बोला पीरियड। फिल इन द ब्लैंक में हम लोग के स्कूल में सेमेस्टर प्रीलियम में ये क्वेश्चन आया था, बी रेडी फॉर दैट, हो सकता है बोर्ड में आ जाए। तो इन्होंने ये सारी प्रॉपर्टीज को कंसिडर करके इनको अरेंज किया, ठीक है। अब मैं आपकी स्क्रीन पर इनका पीरियड लेकर आना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोग जानती है कि आप टेक्स्ट बुक लेकर तो बैठे नहीं होगे, आराम से मजे से देख रहे होगे। टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक को देखो, मेरी आवाज सुनो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम लोग समझ लेते हैं, वो मैं लिखने वाला हूँ नहीं, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी मेरिट्स हैं, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखे और अच्छे से समझते चले उनका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपके स्क्रीन पर मैं पीरियोडिक टेबल लगा देता हूँ। ये मेरिट्स हम लोग समझेंगे और फिर डीमेरिट्स समझेंगे, कि मेरिट्स मतलब एडवांटेज, डीमेरिट मतलब डिसएडवांटेज। तो मेंडलीव के टाइम में कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 10 है, फिर अगले वाले का सपोज 15 आ गया, 10 है फिर 15 है, तो मेंडलीव को पता चल गया यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्या पता कोई एलिमेंट इसके बीच में आए, तो वो क्या करते थे, वहां पे खाली जगह छोड़ देते थे, ठीक है। और कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास पर मेंडलीव को भरोसा नहीं था, तो उन्होंने वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के रखा था, किसका एटॉमिक मास में रीचेक करवाऊंगा। तो मेरिट्स में सबसे पहली मेरिट क्या है, हाँ, सबसे पहली मेरिट ये है कि उन्होंने सभी एलिमेंट को प्रॉपर जगह देने से पहले सभी का एटॉमिक मास रीचेक करवाया, और पहले के टाइम इतनी खास मशीन वगैरह नहीं थी कि एकदम प्रॉपर चेक करके बता दिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने सबको दोबारा से चेक करवाया, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये सही से अरेंज नहीं हो पा रहे, तो इनको लगा कि मेरा मेथड सही है, एलिमेंट में कुछ गड़बड़ी है, तो इन्होंने रीचेक करवाया, तो लगभग इनकी बातें सही भी हुई। जो बेरिलियम था उसका एटॉमिक मास जो था वो 14.09 सब लोग मानते थे, बट जब रीचेक करवाया तो वो निकला 9.4, और इसके वजह से उन्होंने बढ़िया से बोरॉन के पीछे बेरिलियम को लगा दिया, किसने, मेंडलीव ने। दूसरी बात, उन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ी थी, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो सकता है आगे यहाँ पे डिस्कवर हो। इतना ही नहीं, उन्होंने उसका एटॉमिक मास भी डिस्कवर कर दिया, मतलब उन्होंने बता दिया कि इसका एटॉमिक मास 44 होगा, इसका एटॉमिक मास 68 होगा, इसका एटॉमिक मास 72 होगा, जो भी एलिमेंट यहाँ पे आएगा, और उसका नाम उसके बाजू वाले के नाम से लेके दे दिया, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन, ठीक है। इतना ही नहीं हुआ, उन्होंने और भी चीजें प्रेडिक्ट की, और जब डिस्कवरी हुई तो मैच हो गई एकदम। सोचो, गॉड, ऐसे सिर्फ गॉड कर सकते, तो सोचो उन्होंने मतलब उसको बोला और डिस्कवर हुई, सेम टू सेम मैच भी हो गई। जैसा आप लोग नीचे टेबल देख सकते हैं, एटॉमिक मास 68 बोला था गैलीलियम का और निकला 69.7, एकदम करीब। फिर उन्होंने बोला था डेंसिटी 5.9 होगी, 5.9 ही निकली। मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने बोला लो होगा, लो ही था। उन्होंने बोला ECl3 होगा उसका फॉर्मूला, और GaCl3 ही निकला। ई मतलब उन्होंने ई का गैलियम करके नाम रखा था ना, ई का एल्यूमिनियम करके रखा था, आई थिंक ई का एल्यूमिनियम करके रखा था, तो ई की जगह जस्ट Ga लग गया, बट उन्होंने आगे का एकदम सही प्रेडिक्ट किया, Cl3 निकला, ठीक है। E2O3 बोला था, Ga2O3 निकला भी। उसके बाद इन्होंने बोला एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड निकला भी। तो इन्होंने सोचो मतलब सब कुछ एकदम मैच टू मैच कर दिया था, जिसके वजह से लोगों ने मान लिया कि मेंडलीव ऑफ गॉड है, ठीक है। मेंडलीव की लाइफ स्टोरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कुछ 15-17 भाई बहन थे, ऐसा कहा जाता है, और बचपन में ही इनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसकी वजह से इनके फादर की भी शायद डेथ हो गई थी, और फिर उसके बाद इनकी मम्मी और ये माइग्रेट करके आ गए, रशिया के थे ये, ठीक है, माइग्रेट करके आ गए स्टडी के लिए, अपनी स्टडी पूरी की, और आज आप लोग इनकी कंट्री में देखेंगे तो चौराहे चौराहे पे इनकी मूर्ति लगी हुई है मेंडलीव की। सोचो, इनको गॉड माना जाता था, है ना, काम ही वैसा किया इन्होंने। तो ये हो गई सेकंड मेरिट। मेरिट आ सकती है, देखो 3 मार्क्स की, बोर्ड एग्जाम 2019 में आया भी था। थर्ड मेरिट क्या थी कि कोई रिजर्व प्लेस नहीं थी नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस मतलब जो गैसेस है, नियॉन, हीलियम, ये लोग, ठीक है, तो इसके लिए कोई जगह नहीं थी। बट जब ये लोग डिस्कवर हुए तो मेंडलीव के सामने प्रॉब्लम आई, दूसरे साइंटिस्ट बोलने लगे अब अरेंज करो, अब पता चलेगा,
मेंडलीव ने कहा कोई बात नहीं, शांति रखो। इन्होंने एक नया ग्रुप ऐड कर दिया जिसको इन्होंने बोला जीरो ग्रुप, और उस ग्रुप में लग दिया उन्होंने नोबल गैसेस को। इस तरीके से सारी चीजें एकदम अच्छे से फिट हो गई। और जब ये आए थे तो उस समय 63 एलिमेंट्स जाने जाते थे मेंडलीव के टाइम पे, और फिर धीरे धीरे डिस्कवर होते गए, ये लगाते गए, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने अपना सब कुछ किया था। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम सब हम लोग देखते रहते हैं, मतलब डीमेरिट्स हम लोग देख लेते हैं। तो डीमेरिट्स ये थी, देखो इसका आप लोगों को मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी याद करना है। चलिए मैं इसको रफ करके आपको बता देता हूँ, रोज कॉलम तो समझ ही गए होगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, बोर्ड एग्जाम 2020 में एमसीक्यू में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछा था, मेंडलीव वाला हो सकता है पूछ ले। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। एटॉमिक मास से ही ये पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसा मेंडलीव ने कहा और अरेंज कर दिया, और लगभग काम भी कर रहा था। देखते प्रॉब्लम क्या क्या आई। तो जो एटॉमिक मास थे कोबाल्ट और निकल के, ठीक है, मतलब शुरुआती अगर नंबर देखें हम लोग तो वो सेम थे। पहले के टाइम पे क्या था कि उतना हम लोग एक्यूरेट नहीं निकाल सकते थे। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको अगर और आगे तक ले जाओगे और आगे तक निकलेगा। तो पहले के टाइम पे जो डेसिमल के बाद 10 तक वैल्यू उसकी पता कर लेता था उसको एकदम ग्रेट कहा जाता था। हम लोग तो 100 तक पता कर लेंगे, है ना। तो उस टाइम पे ऐसी मशीन नहीं थी कि हम लोग एक्यूरेट पता कर सके। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास निकलवाया। तो जहां तक भी वो आया सिग्निफिकेंट फिगर देखे तो, मतलब राउंड ऑफ करके देखे तो जहां तक भी आया वो सेम निकला। तो इसीलिए एक एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन रह गया कि आखिर उनको रखे कहाँ पीरियोडिक टेबल में, पहले कोबाल्ट या पहले निकल, ऐसा। उसके बाद आइसोटोप्स की प्रॉब्लम आई। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है, बट उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास सबको लेकर एक साथ अरेंज किया था। तो इसके वजह से ये भी प्रॉब्लम आई कि आखिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इनको प्लेस कहाँ करे जो आइसोटोप्स थे। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए, ठीक है। हर एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, C12, C14, ये सब आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो वो जो इंक्रीज था, वो जो बढ़ोतरी थी, वो एकदम कह सकते हैं हम लोग यूनिफॉर्म नहीं दिख रही थी। यूनिफॉर्म मतलब जैसे पहला एलिमेंट का एटॉमिक मास 10 है, फिर नेक्स्ट का 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 32 हो जा रहा है, सपोज कर रहा हूँ, ऐसा था नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखो 6 का है, यहाँ पे देखो 6 का है, यहाँ देखो 8 का है। तो यहाँ बढ़ा 2, यहाँ बढ़ा 2, उसके बाद 6 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, ठीक है। मतलब कभी कभी कम बढ़ रहा है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कभी एकदम कम बढ़ रहा है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज। तो मेंडलीव में ये भी प्रॉब्लम आ गई कि भाई यूनिफॉर्मली तो इंक्रीज हो ही नहीं रहे, क्या पता 2 के बीच में एक अगर डिस्कवर हो गया तो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल पूरा हिल जाएगा, है ना। जैसे हम लोग कोई पजल सुलझाते हैं, तो पजल सुलझाते समय अगर एक बीच का पजल छूट गया तो उसको हम लोग लगाने के लिए सब कुछ इधर उधर कर देते हैं, है ना। ये वाला पजल आप लोगों ने खेला होगा, ऐसा ऐसा करके हम लोग अरेंज करते हैं ना, उसको वाला। तो उसमें अगर कहीं भी एक छूट गया तो उसको लगाने के चक्कर में सब कुछ एकदम बिगड़ जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी इंक्रीज सही था नहीं, क्या पता एक चांस था कि कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा, डिस्कवर होता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती इनके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या था, मतलब हाइड्रोजन जो था वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखे तो वो ग्रुप 7 से सिमिलरिटी दिखाता था, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2, क्लोरीन का भी है Cl2, ठीक है, फ्लोरीन का भी है। तो इसी तरीके से सबका हम लोगों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो ग्रुप 7 से मैच कर रहा था हाइड्रोजन का। बट इसको कहाँ रखा इन्होंने, ग्रुप 1 में रख दिया अल्कली मेटल के साथ। अभी हम लोग पढ़ेंगे अल्कली मेटल क्या है, अल्कलीन अर्ध मेटल क्या है, ठीक है, सबको पढ़ेंगे। तो इन्होंने इसको ग्रुप 1 में रख दिया, ठीक है। और साथ ही में इसकी जो सिमिलरिटी थी वो हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ थी, सोडियम पोटेशियम के साथ थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से वो हाइड्रोजन में कंफ्यूज हो गए कि आखिर इसको रखा कहाँ जाए, एम्बिग्यूटी आ गई। आज भी ये प्रॉब्लम है, बट फिर भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोगों ने हाइड्रोजन को प्लेस तो किया है, बट उसकी बाकी प्रॉपर्टीज देखे तो वो हैलोजन से मैच करती है थोड़ी बहुत, बट सीखेंगे अभी, ठीक है। चलिए, अब ये सारी प्रॉब्लम आने के बाद धीरे धीरे मेंडलीव का भी पीरियोडिक टेबल लोग मानते तो थे पर घसीटते थे उसको, घसीटते थे इन द सेंस काम का तो था नहीं, बट फिर भी जबरदस्ती खींचना पड़ रहा था, ठीक है। जैसे सपोज आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो वो चल तो नहीं रही है, बट आप उसको खींच कर जबरदस्ती चला रहे हो, ठीक है, रिपेयर करवा रहे हो, फिर चला रहे हो जबरदस्ती। मोबाइल फोन हो गया, ये खराब हो गया है, ठीक है। तो ऐसी मेंडलीव का भी कुछ
ज्यादा काम का था नहीं, बट फिर भी काम चलाओ के लिए कुछ तो चाहिए, इन दोनों से तो अच्छा ही था, तो इसीलिए मेंडलीव का सब लोग यूज करते थे। फिर आए एक आर्मी ऑफिसर, उनका नाम था हेनरी मोस्ले। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेंडलीव ने बहुत ही बड़ा महल तो बनाया, बहुत ही बड़ा पीरियोडिक टेबल तो बनाया, बट उस महल में से एक छोटी सी ईंट चोरी हो गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये ऑफिसर थे हेनरी मोस्ले, आर्मी ऑफिसर थे, अक्सर लड़ाई वगैरह में ये जाया करते थे बॉर्डर वगैरह पे। तो हुआ क्या, इन्होंने जब देखा, अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने पाया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास के नहीं हैं। यही तो वो ईंट थी जो तीनों को पीट रही थी। इसने भी एटॉमिक मास से, इसने भी एटॉमिक मास से, इसने भी एटॉमिक मास से ये अरेंज कर दिया। बट हेनरी मोस्ले ने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ, अब आपको डाउट आता होगा एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। सॉरी मैं ये बताया नहीं, अभी बताऊंगा आपको क्या होता है ये, ठीक है। तो हेनरी मोस्ले ने बोला कि हर एक एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के। मेंडलीव तुरंत हिल गए। मेंडलीव ने बोला चलो चलो अरेंज करके दिखाओ। ऐसा नहीं था, मेंडलीव तब तक हम लोग को छोड़ के जा चुके थे। तो हेनरी मोस्ले ने क्या किया, उनको अरेंज किया, और जब उन्होंने अरेंज किया तो पाया यार सब कुछ एकदम यूनिफॉर्मली अरेंज हो गया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और ये एकदम महान डिस्कवरी हो गई। सबसे बेस्ट पीरियोडिक टेबल बन गया जो आज हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? मेंडलीव ने बनाया। वो रोज कॉलम का आइडिया किसने दिया? मेंडलीव ने दिया। एटॉमिक मास हो गया, ये गलती थी, बट बाकी सारी चीजें प्रेडिक्शन वगैरह देखे तो वो सब मेंडलीव की करेक्ट थी, इसीलिए आज भी हेनरी मोस्ले से ज्यादा फेमस है मेंडलीव, ठीक है। तो इनका हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। अब हम लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ये सब सीख लेते हैं, वैलेंसी वगैरह, बट उससे पहले ये सब देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो हेनरी मोस्ले ने वो ईंट लगा दी जिस ईंट की कमी थी, और पूरा महल एकदम तैयार हो गया, जो महल कभी नहीं गिर सकता। आज 2021 है और आज भी वो महल एकदम स्ट्रॉन्गनेस के साथ खड़ा हुआ, स्ट्रेंथ है उसके पास कि वो गिर नहीं सकता दोबारा। वो काम करके दिखाया हेनरी मोस्ले ने, आज भी हम उनको पढ़ते हैं। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जब इन्होंने वो महल तैयार किया, वो ग्रुप बनाया, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, उसके बाद 1-1.5 साल के बाद ये जंग में गए, तुर्की से लड़ाई हो रही थी, और इनकी वहां पे इमीडिएट डेथ हो गई। सर पे इनकी गोली लगी और तुरंत इनकी वहां पे डेथ हो गई। मतलब इतनी बड़ी इन्होंने डिस्कवरी की, और उसी के 1-1.5 साल के अंदर इनकी डेथ हो गई। 25 साल की उम्र थी मात्र इनकी। सोचो अगर ये रह जाते तो और कितनी सारी डिस्कवरीज कर देते, कितना अच्छा होता हमारे साइंस के लिए। तो ये कुछ दुखद कहानियां थी, चारों की लाइफ स्टोरीज भी और इनके प्रॉपर्टीज वगैरह भी। तो इन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लाइफ स्टोरी पर ज्यादा मत जाइए, ठीक है। तो हम लोग अब बेसिक चीजें कुछ सीख लेते हैं, और फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोगों का चैप्टर लगभग खत्म के बराबर होगा। चलिए तो हम लोग सीख लेते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, इसके साथ वैलेंसी भी जुड़ा हुआ है, तो सीख लेते हैं, वैलेंसी भी सीख लेते हैं, व्हाट इज वैलेंसी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, याद है मैंने आपको एटॉम बना के दिखाया था, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कुछ लोगों को और एंड के बीच में मतलब नहीं मालूम होता है। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या। मतलब या तो आप प्रोटॉन के नंबर गिन लो या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर गिन लो, आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। सपोज किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 17, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, प्रोटॉन भी 17 होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये मत करना कि प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन 17 है तो एटॉमिक नंबर 34 हो जाएगा, नहीं। या बोला यहाँ पे और बोला है, चाहिए तो आप लोग सिर्फ एक ही चीज याद रखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द एटॉमिक नंबर, बस चलेगा। व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको इसलिए नहीं ऐड किया जाता है बिकॉज उसका मास जो होता है वो ना के बराबर होता है, सबसे कम मास होता है उसका, जिसकी वजह से उसको ऐड नहीं किया जाता है। हम लोग सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड करेंगे, मिल जाएगा हमें एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द एलिमेंट कैन डोनेट और रिसीव। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसको बोलते हैं वैलेंसी। ये एक्यूरेट डेफिनेशन है, समझ में आने वाली डेफिनेशन है। जो स्टूडेंट्स समझने में परेशानी होती है, जिनको लेक्चर नहीं समझते, वो अगर ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो खुद से भी समझ सकते हैं। इसका एक सिंपल डेफिनेशन भी होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। बट ये समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या करें, फर्स्ट वाली डेफिनेशन समझे और अगर एग्जाम में लिखने आया तो सेकंड वाली लिख दे, क्योंकि ये छोटा है, अच्छे से रट्टा मार लेंगे। अब वैलेंसी को हम लोग डीप में समझते हैं। वैलेंसी समझने के लिए हमें समझना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो ये है वो न्यूक्लियस है। पहले ऑर्बिट में कितने होते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे ऑर्बिट में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखो 2, 8, 8, 18, 32। ठीक है, ऐसे हम लोगों के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिट में आ सकते हैं। बट फिर भी हम लोग 2, 8 तक निपट जाते हैं, उससे आगे हम लोग नहीं जाते। ठीक है, तो अगर आपको वैलेंसी अच्छे से समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। उससे पहले आप एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर समझ लीजिए, ताकि मैं इनको रफ करके आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊं, कुछ क्वेश्चन कराऊं और आपको आ जाए। ठीक है, तो मैं इनको रफ करता हूँ। ठीक है, तो शेल के हिसाब से 4 टाइप के शेल होते हैं, KLMN। इसके हिसाब से 2, 8, 18, 32 एलिमेंट्स, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिट्स में। बट आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि थर्ड शेल में आपने तो बोला कि 8 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए रहते हैं ताकि लॉ ऑफ ऑक्टेट को उसको फॉलो कर सके। अब ये लॉ ऑफ ऑक्टेट आपको अगले साल चौथे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, 8, 18, ऐसे ऐसे वो आते जाते हैं, 32 ऐसा आता जाता है। ठीक है, उतना ज्यादा आप लोग आगे नहीं जाएंगे, यहाँ तक में आपका काम आराम से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको चाहिए एटॉमिक नंबर। तो मैं पीरियोडिक टेबल खोलता हूँ और कोई एक एटॉमिक नंबर उठा लेता हूँ, एक नहीं कई सारे। हम लोग उठा लेते हैं लिथियम को, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। बेरिलियम उठा लेते हैं, बेरिलियम का है 4। मैग्नीशियम उठा लेते हैं 12। सल्फर उठा लेते हैं 16। और क्या आर्गन उठा लेते हैं 18। इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते एक एक करके। तो अगर हम लोग लिथियम को देखें तो मैंने बोला पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते, तो 3 में से 2 इसमें आ गए। दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, बट बचा कितना? 3 है, 3 में से 2 मैंने लिख दिया, 1 बचा, तो मतलब इसमें 1 ही आएगा। खत्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी को बोलते हैं। इससे वैलेंसी को भी रिलेट करेंगे, डोंट वरी। अब बेरिलियम में पहले में मैंने बोला 2 आता है, लिख दिया 2। अब दूसरे में 8 आ सकता है, बट बचा कितना? 2 इसको दे दिया, बचा कितना? 2। तो इसमें 2 ही बचा ना, तो उससे ज्यादा तो आएगा नहीं, तो 2। अब मैग्नीशियम का 12, मैंने बोला पहले शेल में 2 आता है, ठीक है, दूसरे में 8 आता है, बट उससे पहले देख लेते हैं कि 12 में 2 देने के बाद 8 बचा या नहीं बचा। 12 था, अगर आपने 2 दिया ना, माइनस कर दो, -2, कितना बचा? 10, मतलब 10 बचा है, तो मतलब दूसरे वाले में 8 हम लोग लिख सकते हैं। अब 8 लिख दिया ना, 8 माइनस कर दो, बचा कितना? 2, तो हम लोग मतलब यहाँ पे 2 लिख देते हैं, क्योंकि थर्ड में 8 आता है, बट बचा कितना है? 2, तो इसलिए 2 ही लिखेंगे। अब सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर में देखो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, खुद ब खुद कर पाओ। चलिए, तो सल्फर का पहले में 2, 16 में से 2 माइनस कर दो। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये माइनस वाइनस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरे में 8 आता है, 14 है, मतलब उससे ज्यादा है, तो 8 लिख देते हैं। -8 करो, बचा कितना? 6, तो 6 लिख देते हैं। 8 आता है, 6 बचा है, 6 ही लिखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सल्फर का। अब लेकर आते हैं ऑर्गन को। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 2, 8, 10 हो चुका है। 10 इसमें से माइनस करो, बचा 8। तीसरे में 8 आता है और बचा भी 8 है, तो ये हो गया 8। अब मैंने बोला वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द एलिमेंट कैन डोनेट और रिसीव। ठीक है, तो मतलब कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। याद रखना, वैलेंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 4। जैसे मैं उठा लेता हूं सल्फर को, या फिर मैं पहले NaCl आपको बना के दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए वैलेंसी को समझना। तो आज हम लोग देखते हैं देश का नमक बनता कैसे है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले शेल में 2,
2 इसमें से माइनस कर दो, बचा कितना 9, 9 बचा है 8 आ सकता है तो ले आओ, 8 ला दिया तो माइनस करो, बचा कितना 1, तो थर्ड में कितना आएगा 1 हो गया। इसकी बात कर लो, पहले शेल में 2 माइनस 2 बचा कितना 15, दूसरे शेल में 8 आ सकता है, यहाँ तो 15 है तो 15 मत लिख देना, 8 ही आ सकता है, 8 ही लिखोगे। अब 8 माइनस करो, बचा कितना 7, तो यहाँ लिख दो 7। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी आपके लिए, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 3 मार्क्स का ही हम लोगों को प्रीलियम सेमेस्टर में दोनों साल लगातार पूछा है। 10th में जो पिछले साल के बच्चे थे उनको भी पूछा था और हमें भी ये पूछा था, ठीक है। तो मैंने बोला वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द एलिमेंट कैन डोनेट और रिसीव, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनका ऑर्बिट बना देता हूँ। ये न्यूक्लियस है किसका, सोडियम का। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 8। थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कितना, पहले शेल में 2, तीसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7 दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, कौन है भाई, क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ ना, चल 6 हुआ है, ओके। 3 4 7, ओके। तो कई सारे लोगों को सवाल आता होगा कि जब हम लोग NaCl को डिसएसोसिएट करते हैं तो Na पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। तो इसका जवाब भी आपके पास शायद होगा, क्योंकि Na डोनेट करता है, Cl रिसीव करता है, इसलिए। तो डोनेट रिसीव करने से पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आज मैं आपको इसको डीप में समझा देता हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर डोनेशन कैसे हो रहा है। इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बैलेंस होना चाहते हैं। ये बोलेगा भाई तू मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये बोलेगा, ठीक है, ये बोलेगा कि मैं तेरे को 7 इलेक्ट्रॉन क्यों दूं, इससे अच्छा तू मेरे को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे आपके पास 5 रुपया है, 9 रुपया है, आपके दोस्त के पास 1 रुपया है, ठीक है। आपके दोस्त ने बोला तू मेरे को 9 रुपया दे दे, मैं वड़ा पाव खा लेता हूँ। आप बोलोगे अरे यार तू मेरे को 1 रुपया दे दे, मैं वड़ा पाव खा लेता हूँ ना, कल तू खा लेना। तो आपका दोस्त क्या करेगा, 1 रुपया दे देगा, क्योंकि वो ज्यादा इजी। आप 9 रुपया दोगे, उससे अच्छा 1 रुपया ले लो। तो वैसे ही यहाँ पे वड़ा पाव अब बंद करो उसको, ठीक है, वरना दिमाग में मजाक ही चलते रहते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते। तो यहाँ पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन ये अगर डोनेट करने जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इस रिएक्शन को होने में, बहुत टाइम। इवेंचुअली ये होगा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। ये बोलेगा भाई मैं 7 क्यों दूं, इससे अच्छा तू 1 दे दे। सबके ऊपर नेगेटिव ऐसा लगा दिया करो, ठीक है, मैं लगा नहीं रहा हूँ, सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव लगा दिया करो। तो ये बोलेगा मैं 1 इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूँ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब थर्ड शेल में इसके 8 हो गए, और मैंने बोला 8 रहते भी है, तो मतलब ये बैलेंस है। कोई भी ऑर्बिट कब बैलेंस होता है, जब उसके जितने भी शेल्स है सब में इनफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे फर्स्ट है 2 है तो वो बैलेंस है, दूसरे में 8 है बैलेंस है, तीसरे में 7 है तो बैलेंस नहीं है। अगर इसको मैं 8 कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब आप बोलोगे अगर मैं इस ऑर्बिट को पूरा तोड़ दूं, इसको 8 रहने दूं तो भी बैलेंस है क्या, बिल्कुल है, तो भी बैलेंस है। तो जैसे यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको दिया तो ये 8 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया ना, क्योंकि अब इसका एक ऑर्बिट टूट चुका है। अब इसके पास 2 ही ऑर्बिट्स बचे, किसके पास, सोडियम के पास 2 ही ऑर्बिट्स बचे। तो मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बट ये बैलेंस हो गया। कैसे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 चला गया, तो बचा कितना 2 8 हो गया बैलेंस, इसके पास 1 आ गया, दोनों हो गए ना बैलेंस। तो इस तरीके से बन गया NaCl, ठीक है। तो वैलेंसी हमें कैसे पता चलेगी, वैलेंसी हमें पता चलेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे हमें पता चलेगी। जैसे इसके पास 7 थे तो इसकी वैलेंसी 7 होगी क्या, नहीं, क्योंकि उसमें लिखा था डोनेट और रिसीव। कितना रिसीव किया, 1, तो इसकी वैलेंसी 1। इसने कितना डोनेट किया, 1, तो इसकी वैलेंसी 1। और एक बात याद रखना, वैलेंसी कभी 4 से ज्यादा नहीं होती, 5 नहीं होगी कभी, ठीक है, 4 से ज्यादा वो होती नहीं है। जैसे और एग्जांपल्स करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ प्लस माइनस कैसे होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंने बोला था एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने थे इसमें, प्रोटॉन 11 थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे, ये प्लस में ये माइनस में। इसके पास प्रोटॉन कितने थे, 17 थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 18 थे, सॉरी 17 थे। अब हुआ क्या, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। 11 माइनस 10 करोगे कितना आएगा, 1। प्लस में या माइनस में, प्लस में आएगा, तो इसीलिए ये पॉजिटिव बन गया। अब इसमें क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बट प्रोटॉन तो उतना ही है, तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। 17 में से 18 माइनस करोगे कितना आएगा, -1, तो माइनस है ना, इसलिए माइनस। समझिए प्लस माइनस कैसे आता है, छोड़िए उतना ज्यादा जरूरी नहीं था, हमें बैलेंस ही समझना है, ठीक है। तो
और हम लोग समझते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। सपोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283, तो आखिरी में कितना? 3, तो 3 इसकी वैलेंसी होगी, क्योंकि ये 3 डोनेट करेगा। सामने वाले से इसको कितना चाहिए? 5, तो 5 लेने से अच्छा 3 डोनेट कर दे, हो जाएगा बैलेंस। 5 लेगा 8 होगा तो भी बैलेंस होगा, बट हम लोग डोनेट पे ज्यादा ध्यान देंगे अगर आखिरी शेल में 4 से कम होगा तो। अब सपोज ये हो गया 284, इस टाइम क्या होगा? आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। अब अगर ये हो गया 285, आखिरी शेल में कितना? 5, 5 डोनेट करेगा? नहीं, वो 5 नहीं डोनेट करेगा, वो 3 एक्सेप्ट करेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। 5 डोनेट करने से अच्छा क्या करेगा? 3 एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी वैलेंसी भी होगी 3। समझ गए? ठीक है, तो जैसे एक का है 286, तो ये 6 डोनेट करेगा क्या? नहीं, ये 2 एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी वैलेंसी 2। एक है 287, ये क्या करेगा? 7 डोनेट करेगा? नहीं, ये 1 एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी वैलेंसी 1। कोई है 288, अरे तो पहले से बैलेंस है, तो वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी होगी 0। समझ गए? चलो अब मैं आपको कुछ एटॉमिक नंबर दे देता हूं जिनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है करना है और वैलेंसी निकालना है, फिर हम लोग आगे की थ्योरी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट के नाम नहीं ले रहे, हम लोग बोल रहे ABCDEFGZ। मैं भी तो होऊंगा, है ना? तो इसका एटॉमिक नंबर है 20, इसका एटॉमिक नंबर है 24, इसका एटॉमिक नंबर है 18, इसका एटॉमिक नंबर है 15, इसका एटॉमिक नंबर है 10, इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका एटॉमिक नंबर है, मैं हूं ना, 1। अब आपको इनका पता करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको इनका पता करना है वैलेंसी, बस इतना ही पता करना है। ठीक है, आप पता करिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और इनका वैलेंसी क्या होगा। पता चल जाए तो कमेंट कर देना, किसी का करना ना करना, मेरा वाला जरूर कर देना। ठीक है, खतरनाक यही है बस। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे की थ्योरी रीड करते चलिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइड किया गया है 4 ब्लॉक्स में। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो आप लोग इसमें कितना ग्रुप है, कितना पीरियड है, ये सब अच्छे से याद रखें। ठीक है, ग्रुप्स कितने हैं इसमें? ग्रुप्स हैं टोटल 18, पीरियड्स है टोटल 7 पीरियड्स है इसमें। ठीक है, और बाकी जो नीचे 2 है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो इसीलिए उनको अलग रखा गया, अनस्टेबल है, उनकी बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है वो सब कौन है? वो सब हम लोगों के रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ उनकी होती है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ 7 पीरियड मानते हैं। नीचे जो F ब्लॉक में वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक को लैंथेनाइड, एक को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। इसमें 118 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, F ब्लॉक, P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक। क्या पता आगे आपके नाम से एक ब्लॉक आ जाए, जो भी आपका नाम हो वो ब्लॉक। हो सकता है आपका नाम P से हो, P ब्लॉक हो गया, आपका नाम आ ही चुका है। ठीक है, चलो तो F ब्लॉक में आती है लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। ये सब कौन होते हैं? सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, सबसे नीचे होते हैं बॉटम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 13 to 18। ग्रुप 13 to 18 हम लोगों का P ब्लॉक में आता है। D ब्लॉक में कौन आता है भाई? D ब्लॉक में 2 के बाद 3 to 12 हम लोगों के D ब्लॉक में आती है, ग्रुप्स है। ठीक है, तो S ब्लॉक में कौन कौन आता है? ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कली अर्ध मेटल्स, अर्ध मेटल्स। ठीक है, और साथ ही में जो हम लोगों का D ब्लॉक है, ठीक है, उसमें जो भी एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इतना समझ में आया? ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये ब्लॉक में लैंथेनाइड सीरीज आती है, एक्टिनाइड सीरीज आती है, बॉटम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। P ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप आता है, इसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को अल्कली अर्ध मेटल। D ब्लॉक में 3 to 12 ग्रुप्स आते हैं और इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और P ब्लॉक में आप लोगों को एक जिगजैग लाइन ड्रॉ कर सकती है। जिगजैग लाइन के आजू बाजू वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटलॉइड।
जिगजैग लाइन मतलब सीढ़ी जैसी लाइन, ऐसी 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 ऐसी। इसमें जो आजू बाजू होंगे इसके उनको बोलेंगे मेटलॉइड। इस साइड जो होंगे उनको हम बोलेंगे मेटल्स, उस साइड जो होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें तो हम लोगों का जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल में आता है, जबकि वो इस साइड है, बट फिर भी लगभग लगभग ये मैच करता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग कह सकते हैं। पी ब्लॉक में एक हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जिगजैग लाइन, जिसके आजू बाजू मेटलॉइड, इस साइड मेटल्स, उस साइड नॉन मेटल। आंसर लिखने में ये सब काम आता है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई हम लोगों की। हम लोग देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल को आपको याद क्या क्या करना है और कैसे याद करना है। तो आपको कौन कौन सा ग्रुप याद करना है वो बता देता हूँ। आपको ग्रुप 1, 2 एंड 12, ओके सॉरी 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये ग्रुप्स आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। अब ये याद कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हाय, हेलो, हेली, हेलो मत बोलना, हेली बोलना, ठीक है। बी बी को कैसे याद करना है वो मैं रफ करके बताता हूँ। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। चलिए, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला हाय, हेली, बी बी सी नॉफ ने। इसके बाद कोड वर्ड याद करना है, हली, हली दिखाना तो हलीना के आरबीसीज फरार, या कुछ लोग बोलते हैं हलीना की रब से फरियाद। बेचारे मंगल का मतलब सीए शनिवार 12। वैसे तो लोग बोलते हैं कैल्शियम तक भी काम चलेगा, बट आपको ऑक्सीजन तक, सॉरी बट आपको ये ग्रुप्स अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है। अब बी से क्या है, बाल गया इंसान में NH आपको लगा देना है, ठीक है। और सी से आप लोग क्या बोल सकते हो, सी से आप बोलोगे कैन सीता गेट्स स्टनिंग पब्लिसिटी। FL आपको याद करना है, ना पैसा असली सब भिखारी, और MC आपको याद करना है लास्ट वाला, ठीक है। ना पैसा असली सब भिखारी। नेक्स्ट, ओ सचिन सीन इन टेम्पो, और सचिन को हम करते हैं लव, सचिन सीन इन टेम्पो। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट्स, ठीक है। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट्स। आपके पास और भी अच्छे कोड वर्ड होंगे, उनको भी यूज कर सकते हैं। ही नी अरकर जेरोग, ही नी अरकर जे रॉग, ठीक है। या फिर हीना आकर देखती है ऑगी एंड कॉक, जाने दो कुछ लोग बनाते हैं ऐसा, ऑगी करके बनाते हैं, बट आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। इतने एलिमेंट्स आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर कोई एक पीरियड उठा के दे दे, कोई एक ग्रुप उठा के दे दे, सपोज ये ग्रुप उठा के दे दिया, तो आप लोगों को मालूम रहना चाहिए ये कौन सा ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, 1, 2, 13, 14 है ना, वरना बोलोगे चौथा नहीं, ये 1, 2 उठाया और ये 13, 14 पे चले गए, तो ये 14th है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को इन्हें याद करना है, इनको अच्छे से समझ गए होंगे आप। और हम लोगों ने वैलेंसी तो ऑलरेडी सीख लिया, हम लोग एटॉमिक साइज देखते हैं और देखते हैं ये बढ़ती घटती कैसे है, और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड वगैरह कैसा है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज सीखने से पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर ग्रुप पीरियड को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रिलेट करते हैं। वैलेंसी का तो देख लिया हम लोगों ने। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग ये तक बता सकते हैं कि वो एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां पर है। जैसे मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, किसी एलिमेंट का मुझे नाम नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता है, मैं कुछ भी एटॉमिक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं तुक्का मारता हूँ, 10, 12, 14, 16, 20, आंख बंद करके मैं किसी एक पर रखता हूँ, ठीक है। चलो 20 आया, तो मतलब मैं 20 को चुनता हूँ और हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं आपको बता दूंगा इसकी वैलेंसी क्या होगी, पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, और क्या बता सकते हैं, कितने लिमिट, ठीक है। इसका होगा 2, 8, 8, 2 है कि नहीं, 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18, 2, 20। अच्छा, कितने शेल्स हैं इसमें, 4 शेल्स है, मतलब ये 4th पीरियड में है। अब नोट बनाते चलो, शेल क्या दिखाता है, शेल दिखाता है पीरियड। आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, मतलब ये ग्रुप 2 में आता है। मतलब ग्रुप क्या दिखाता है, ग्रुप कैसे देखोगे, लास्ट ऑर्बिट, ग्रुप देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट करके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट करके, ठीक है। तो आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये सेकंड ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप पता चल गया ना। 4th पीरियड और सेकंड ग्रुप मिलाओगे तो वो डेफिनेट बॉक्स में रह जाएगा। वैलेंसी कितनी होगी इसकी, वैलेंसी होगी 2, मैंने बोला ना वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होगी। अगर यहाँ 5 होता
वैलेंसी 3 होती। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी होगी भाई 2। ठीक है, और क्या हम लोग पता कर सकते हैं, एक और चीज मैंने बोली, हम लोग इसका एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। कैसे? अरे एटॉमिक नंबर पता करने के लिए सबको ऐड कर दो। हम लोग एटॉमिक नंबर से सबको अलग करते, सबको ऐड करोगे तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 2 8 8 18 20, तो एटॉमिक नंबर कितना है 20। तो 4 चीजें हमने पता कर ली, अब देखते हैं सही है या नहीं है। मैंने कहा चौथा पीरियड टेक्स्ट बुक आपके सामने, चौथा पीरियड 1 2 3 4, दूसरा ग्रुप सेकंड। अरे ये तो कैल्शियम है, ध्यान से देखो, कैल्शियम है कि नहीं? ओके, तो मतलब सेकंड ग्रुप और फोर्थ पीरियड, इसकी वैलेंसी 2, एटॉमिक नंबर 20, सब कुछ हमने पता कर दिया सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो नोट करके लिख लो, शेल डिसाइड करेगा कौन से पीरियड का है। यहाँ पे ऐसे लिखो, नंबर ऑफ शेल, जितने शेल रहेंगे उतने पीरियड का वो रहेगा। ग्रुप मतलब कितने एलिमेंट लास्ट ऑर्बिट में है, 2 एलिमेंट है तो सेकंड ग्रुप, 3 एलिमेंट है तो थर्ड ग्रुप। ऐसे ऐसे आप लोग पता कर सकते हो। जैसे लास्ट ईयर हम लोग के टाइम पे क्वेश्चन आया था जिसका 2 8 2 था, ये एक्सरसाइज में भी है, अच्छे से प्रैक्टिस की थी मैंने इसकी। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर बताओ, सबको ऐड कर दो तो एटॉमिक नंबर आएगा। कितना आएगा भाई? 2 8 10 2 12। ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप के लिए क्या देखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट 2 है, तो मतलब ग्रुप 2 का होगा। पीरियड के लिए क्या देखोगे? नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल मतलब 1 2 3, 3 शेल, थर्ड पीरियड। ठीक है, और एटॉमिक नंबर पता कर लिया। वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी सीधे सीधे दिख रही है, 2 है तो 2 होगी। सपोज यहाँ 5 होता तो क्या हो जाता सब? तब पीरियड सेम रहता, ग्रुप 5th हो जाता, एटॉमिक नंबर 15 हो जाता, वैलेंसी 3 हो जाती। 3 कैसे हो जाती? क्योंकि 8 चाहिए, 5 है 3। ठीक है, पता करती कौन सा है, 15 ना। वाह, ये तो हम लोगों का फास्फोरस है, ध्यान से देखो। कौन से ग्रुप का? ये हम लोगों का 15th ग्रुप का है। ठीक है, मैं आपको उसके भी ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आप कमेंट करेंगे। एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, आपको पता करना है इसका पीरियड, आपको पता करना है इसका ग्रुप, आपको पता करनी है इसकी वैलेंसी, आपको पता करना है इसका एटॉमिक नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर जेब के अंदर करना चाहते हो तो ये कर दो। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं आखिर एटॉमिक साइज क्या होती है। व्हाट इज एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज मतलब एक एटम की क्या साइज है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। इसको मेजर किस में करते हैं हम लोग? पिकोमीटर में। और एक पिकोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? 10⁻⁻12 मीटर के। फर्मी भी लोग यूज करते हैं, बट हम लोग पिकोमीटर दिया गया हम लोग की टेक्स्ट बुक में। और हाँ, एक पिकोमीटर में होते हैं 10⁻12 मीटर। मतलब इसके आगे 12 नंबर के बाद, 12 जीरो के बाद एक पॉइंट लगाओगे तब एक पिकोमीटर आ जाएगा। इसको हम लोग इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक साइज इसको बोलते हैं। अब एटॉमिक साइज तो ठीक ठाक है, हमें एटॉमिक रेडियस से मतलब है। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इसी के ऊपर सारे गिव रीजन आपको दिए हैं पीछे। एटॉमिक रेडियस, इट इज द डिस्टेंस। ठीक है, मतलब सेंटर से लेके एटम के उसके आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उसको रेडियस बोलेंगे। आप लोग जानते हैं, यहाँ पे एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर ऑफ एटम को न्यूक्लियस भी बोलते हैं, यहाँ से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसकी डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस। तो अब हम लोग देख लेते हैं आखिर एटॉमिक रेडियस बढ़ता कब है, घटता कब है। कई लोगों को डाउट रहता है, तो हम लोग कोई भी एक ग्रुप उठाते हैं, फर्स्ट ग्रुप ही उठा लेते हैं और फर्स्ट पीरियड भी उठा लेते हैं। ओके, फर्स्ट नहीं, थर्ड पीरियड उठाते हैं और फोर्थ ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप उठाते हैं। पहला ग्रुप है हलीना के आर बी सी फराल। ओके, यही है ना। आगे बढ़ते हैं, सी बड़ा रहता है, एस छोटा रहता है। और क्या भाई, कौन सी लाइन खींचे हम लोग? ना मांगो अल्लाह से पेप्सी कोला और गन कक्का। ओके, हम लोग यहीं तक जाते। ठीक है, अब सबका एटॉमिक नंबर मैं लिखता हूँ। 1 3 11 19 37 55, 1 3 11 19, बस यहीं तक। 11 के बाद 12, अरे ये तो 12 13 ही रहेगा। 12 13 14 15 16। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता कब है, घटता कब है, उसको डीप में समझ लेते हैं ताकि सब गिव रीजन आप लोग अच्छे से बाय हार्ट कर सके। तो ये है न्यूक्लियस, ये है शेल्स, पहला शेल। हम लोग सपोज बना रहे हैं सोडियम। ओके, सोडियम नहीं, सबसे पहले हम लोग लिथियम बनाते हैं। हीलियम भी यहाँ पे रख दो, उसका है 2, क्योंकि इसमें कई सारे लोग को डाउट आता है। कई सारे लोग को लगता है हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा होता है। नहीं, देखो कैसे। हाइड्रोजन का एटॉमिक, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, मतलब पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1। ये न्यूक्लियस है।
ठीक है। तो हमेशा याद रखो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होता है अट्रैक्शन। तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये एटम थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, ये मतलब ये इस तरीके से धंस जाएगा थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। और अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, तो यहाँ से भी ये ऐसा चला जाता, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ से भी ऐसा हो जाता, यहाँ से भी ऐसा हो जाता। अगर हर जगह इलेक्ट्रॉन होता, अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये एकदम ऐसे चिपक जाता। तो बताओ साइज बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है ना, घट रही है ना, तो ये घट रहा है हम लोग का। अब मैं अगर सोडियम बनाता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन पहले में, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 4 2 6 2 8, एक इसमें। अच्छा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का न्यूक्लियस का, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, तो ये तो सिकुड़ेगा, बट यहाँ पे एक ही है तो ये थोड़ा सा इधर जाएगा, बस उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इस पूरे में 8 भरे होते तो ये पूरा खींच जाते, तो इसकी साइज कम हो जाती। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हाइड्रोजन का छोटा होता है या हीलियम का छोटा होता है सबसे एटम? आप बोलोगे हाइड्रोजन का, पेपर में मैंने देखा सब लोग हाइड्रोजन लिखे थे, लेकिन ये गलत है। देखो कैसे, ये हाइड्रोजन का मैं एटम बनाता हूँ, फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, तो ये एटम थोड़ा सा यहाँ से सिकुड़ जाएगा, ऐसा खींच रहा है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। और इसका 2 है, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम में क्या हो रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, तो ये मतलब दोनों साइड से कम हो रही है इसकी साइज, इतनी ज्यादा नहीं होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये ज्यादा खींच रहा है, तो ये इसकी साइज और कम होगी इससे कंपेयर करने पे, क्योंकि ये कम खींच रहा है, तो ये यहीं से सिर्फ सिकुड़ा है, बट ये दोनों तरफ से एकदम सिकुड़ गया है, ठीक है। तो ये ज्यादा खींच रहा है, तो इसीलिए सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस, सबसे छोटा एटॉमिक साइज हीलियम की होती है, नोट कर लो। तो इससे हमें 2 बातें समझ में आती है कि एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब आप बोलोगे कैसे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे बट शेल भी तो बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ 1 है, ठीक है, इतना ही है, अट्रैक्शन हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, नेक्स्ट में 3 है, मतलब 2 शेल आ गए, तो ये ऐसा हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो बड़ा हुआ कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें शेल ऐड होते जाते हैं नीचे जाते जाते, इसमें 1 रहेगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, पीरियड बढ़ रहा है, शेल भी बढ़ेगा, अभी देखा हम लोगों ने। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और बॉटम टू टॉप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, क्योंकि सेल गायब होते जाएंगे, ठीक है। अब इस साइड जाते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर इसको हम लोग अक्रॉस अ पीरियड भी बोल सकते हैं। अक्रॉस अ पीरियड मतलब पीरियड को क्रॉस करते हुए ऐसा, ठीक है। आप बोलोगे कैसे, तो मैं इसको रफ करके आपको बताता हूँ यहाँ पे साइज कैसे घटती जाती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने सोडियम बना, तो देखो 1 2 3 4, आखिरी वाले में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, थोड़ा सा खिंचाव होगा बस। नेक्स्ट में 12 है, मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आखिरी शेल में 2 है तो खिंचाव थोड़ा ज्यादा होगा, तो साइज कम हुई ना। अब अगली बार में 13 है, तो मतलब 3 हो गए और कम हो गया, फिर 4 हो गए, फिर और कम हो गया, 5 हो गए और कम हो गया, 6 हो गए और कम, 7 हो गए और कम, 8 हो गए और कम, एकदम सिकुड़ गया, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन जब एकदम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे तो ये एकदम सिकुड़ गया, ये एकदम ज्यादा ये सिकुड़ गया, जिसकी वजह से जाते 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 एटॉमिक रेडियस घटता गया, यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस घटता गया। समझ में आया? तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते समय घटता है, उल्टा बोलो राइट टू लेफ्ट आते समय बढ़ता है। ये चीज समझोगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर रट्टा ही मारना चाहते हो तो अभी मैं लिख के दूंगा कि क्या क्या रखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग 2 चीजें समझ लेते हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब वही होता है, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, उसकी जो भी आदत है, ठीक है। सो लिख लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रिसीव इलेक्ट्रॉन या फिर गेन इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन देना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, ये इनका कैरेक्टर होता है,
ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ तो मैं ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो तो 3 मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कोई अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो में से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, जैसे वैलेंसी 1 2 3 4 होती है तो सपोज 1 दिया थोड़ा सा कम, 2 दिया ज्यादा, 3 दिया बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। तो वैसे ही आप यहाँ देखोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और फिर लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। समझेंगे? ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ज्यादा रिसीव करेगा तो ज्यादा, कम रिसीव करेगा तो कम। ठीक है, तो ये सब आई थिंक आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड कैसा है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सब देखने के बाद वीडियो समाप्त, और कुछ नहीं है। चलिए, तो आपको देखो मैंने बना के दे दिया है कि लेफ्ट टू राइट में क्या क्या होता है, टॉप टू बॉटम में क्या क्या होता है। तो आपको इसे अब अच्छे से याद कर लेना है, समझ के याद कर लेना है। ऊपर के 2 याद करोगे ना, नीचे का आराम से याद हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से एटॉमिक रेडियस घटता है, ये तो हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा। यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप एक और तरीके से बोल सकते हो कि ज्यादा अट्रैक्शन। ठीक है, और ज्यादा अट्रैक्शन कब होगा? जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो ग्रुप में तो हम लोग यही देखते हैं कि जाते जाते इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, है ना। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कम अट्रैक्शन मतलब आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब डोनेट नहीं कर पाएगा ज्यादा। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। कैसे? क्योंकि एलिमेंट साइड होते जाते हैं, मतलब लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन साइड होते जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट रही होगी, तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यहाँ से यहाँ जाते समय नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो मतलब मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, है ना। इजी, ये तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है नीचे आते समय, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। अगर ये दोनों घटता है तो मतलब इनका अपोजिट बढ़ता होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटेलिक का अपोजिट मेटेलिक, इंक्रीज, है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है। ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली दी है, ठीक है। तो आपको रीड करना है, कुछ खास है नहीं, वो जनरल फॉर्मूला आपको दिया गया है। और वहां पे बोला है कि फिजिकल स्टेट में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे हैलोजेंस में, उनके फिजिकल स्टेट में ग्रेडेशन आता है। ग्रेडेशन मतलब इंक्रीज, ठीक है। और उनका फॉर्मूला दिया गया X2 करके। X2 मतलब उनके हर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 लगा रहेगा, जैसे Cl2, F2, Br2, I2 ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए ये सब था, और आई होप आप लोगों को ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। जिनको ये सब नहीं समझ में आया सीधा रट्टा मार लो, और कुछ तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर का एंड करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी खत्म करें। थैंक यू सो मच।